So today I have with me मेरी certified copy of financial reporting of CA final, जिसमें you can see that I have scored 45 out of 70 and I have copy of one of my friends who has scored 27 out of 70. Okay, मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों से भी go through करवाऊंगी. How to fill an answer sheet and everything. I know most of you know it, and even if you don't, there are plenty of videos available for it. That's not the motto of our video. So let's move ahead. सबसे बेसिक चीज़ जो मैं एक आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारा ये कंफ्यूजन होता है कि शिट आई फॉरगॉट टू टिक द क्वेश्चंस दैट आई हैव अटेम्प्टेड. डजंट मैटर, एज यू कैन सी मैंने टिक किए थे. देयर इज नो मार्क्स, ग्रेस मार्क्स गिवन फॉर दैट एज सच. एंड इसने टिक नहीं किए थे तो उसके भी ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स काटा गया है. जंपिंग स्ट्रेट इनटू द कॉपी, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप देख सकते हो, आई हैव स्कोर्ड 11.5 आउट ऑफ 14 एंड माय फ्रेंड हैज स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 14. we'll be analyzing both the copies to see कि मैंने ऐसा क्या एडिशनल अच्छा किया था और उसकी यहाँ कौन सी गलतियाँ हुई है टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी कि हम दोनों ने ही बैलेंस शीट बनाया है, जैसे ऑल ऑफ यू नो अपने को एक बैलेंस शीट बनाकर बताना पड़ता है ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस दैट यू हैव डन एंड व्हाट द फाइनल अमाउंट्स यू हैव अराइव्ड एट. इस तरीके से हमने दोनों ने बैलेंस शीट बनाई है. मेरी बैलेंस शीट तो इवन इफ you see that I have not even given a total over here and still I have scored because मेरी balance sheet match नहीं हो रही थी. I knew it. तो मैं मतलब see what I'm trying to say is कि मार्क्स आपके ये इंडिविजुअल अमाउंट्स पे अलॉट होते हैं और ना कि टोटल पे. बट ट्रस्ट मी कि इवन इफ योर बैलेंस शीट इज टैलिंग, दैट जस्ट मीन्स दैट यू आर बेटर इन ड्यूअल एंट्री एंड नॉट नेसेसरीली कि आपकी हर एक इंडिविजुअल अमाउंट जो है वो सही गई हो. ओके, सो कीप दैट क्लियर इन योर माइंड. यहाँ पर जैसे आप देखो बैलेंस शीट जैसे ही हमने दोनों सेगमेंट्स खत्म किए, यहाँ पर डायरेक्टली मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं. मूविंग ऑन टू द वर्किंग नोट्स, जैसे आप देख सकते हो कि हम दोनों का भी जो फर्स्ट सेट ऑफ वर्किंग नोट्स है वो यही है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नोट. इस पे आई एम नॉट वेरी श्योर मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट दिस ताकि आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली यहाँ से देखकर अमाउंट्स मेंशन कर सको और आपको यहाँ से क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ठीक है, इसका वर्किंग नोट क्रिएट करना है, इसका क्रिएट करना है, इसका जरूरत है, वट एवर यू नो. सो जिनके वर्किंग नोट्स एटलीस्ट क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ वर्किंग नोट रेफरेंस क्योंकि मैं यहाँ पर अदर इक्विटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी एंड दैट इज हाउ आई प्रोसीडेड विद इट. इसने यहाँ पर पूरे, आप जैसे देख सकते हो, इसने यहाँ पे पूरे एडजस्टमेंट्स का एक कॉलम क्रिएट किया हुआ है. मूविंग अहेड, आप देख सकते हो कि हम दोनों के भी वर्किंग नोट नंबर्स मैच नहीं करते हैं. दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मेरे वर्किंग नोट के नाम इंटायरली अलग हो सकते हैं दैन दैट इज रिकमेंडेड बाय द फैकल्टीज, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर मेरे ये अमाउंट्स मैच हो रहे हैं उनके आंसर शीट के साथ में. दैट इज ऑल दैट दे सी. ट्रस्ट मी, आपके फिगर्स मैच होने चाहिए. यू शुड नो हाउ यू आर अराइविंग एट दोज फिगर्स एंड आपने उसको सही से प्रेजेंट करना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम व्हाइल दे आर चेकिंग. यू कैन सी इसने इतना ज्ञान लिखा है लेकिन उन्होंने मार्क्स सिर्फ उस एरिया पे दिए हैं जो एक पर्टिकुलर फिगर उनके साथ मैच कर रहा होगा व्हाट्सो एवर. तो आप एक्स्ट्रा ज्यादा ज्ञानबाजी लिखोगे दैट विल ऑल्सो नॉट हेल्प. इसने यहाँ एक नोट दे दिया है कि इट इज अज्यूम्ड दैट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड इज ऑलरेडी टेकन. आप अगर ऐसा कुछ भी अजम्पशन ले रहे हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दैट अजम्पशन इन रिटन, ताकि जस्ट इन केस कभी ऐसा सीन होता है कि आईसीआई के पास दो आंसर्स है, दो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं आईसीआई के पास विद बोथ दी assumptions. तो अगर आप ये assumption आपका क्लियर लिख देते हो तो आईसीआई और द एग्जामिनर विल गो ahead with checking your answer from that particular suggested answer and na ki the generalized one. Okay, so yeah, so the key notes that we will take from question number 1 was कि format कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा, इट्स नॉट एन इशू, बस आपके नंबर्स सही होने चाहिए. दूसरी चीज, वर्किंग नोट्स पे मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट के अमाउंट्स मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. ईच एंड एवरी वर्किंग नोट कैरीज अ मार्क. प्लीज मेक दैट वेरी क्लियर इन योर माइंड. वन मोर क्वेरी दैट आई रिसीव्ड वाज कि पेज ब्लैंक छोड़ दिया है तो विल इट डिडक्ट माय मार्क्स. सो ट्रस्ट मी, इट डजंट एंड हियर्स द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू. Moving on to question number whatever, next question मुझे comparatively ज़्यादा better grip थी question number 4 पे. I went ahead with it. Give me a second while I open question number 4 in his page as well, in his answer sheet as well. I think I did it in the first. Yeah, yeah, here it is. So question number 4 में आप देख सकते हो कि I got 3 marks, he got 4 marks. 5 marks का question था and both of us have written explanation very clearly. He has written facts of the case as well very clearly. बट आप देख सकते हो कि मार्क्स हमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ इस अमाउंट के सामने. इसके बाद में अगर आप देखोगे तो द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर जर्नल एंट्रीज एज वेल. हम दोनों ने भी जर्नल एंट्रीज दी हुई है.
I have no clue what these question marks mean, so please ignore it because marks मुझे फिर भी मिल गए. Uh, the only thing that I would like to highlight here is कि guys please calculation mistake मत करना. I have made a simple calculation mistake. I don't know for what reason, and this has deducted 1 mark from my answer. So यहाँ क्योंकि मेरे journal entry में यहाँ पे ये आंसर गलत हो गया और उसकी वजह से मुझे 1 mark कम मिला है. बचा हुआ 1 mark, even I'm not very sure कि what exactly ICI expected. That will be clear only when the ICI releases its suggested answers. So till then, just make sure that you're, highlighting your loan amortization, the LAT table that we make. You're making your journal entries very clearly. I'm not even sure कि अगर narration के लिए marks काटे हो, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी द केस. तो बस इससे एक ही लर्निंग लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. कैलकुलेशन मिस्टेक इन सीए फाइनल इज अनएक्सेप्टेबल. Alright. Moving on, this is a very simple Ind AS 102 share-based payment का question. Just like every other question in your study material or your faculty's book, this was a straightforward calculation based and then followed by journal entry वाला question. Simple given structure है इस question का solve करने का, and उसी structure से जैसे ही मैंने solve किया, you can see that I've scored 7.5 out of 8 marks. 0.5 ठीक है. अब even I'm not very well aware कि कहाँ काटा होगा, किस reason से काटा होगा, but never mind. So that is all about that. इसकी journal entries ही गलत थी, and I think he went ahead with the wrong method or along with wrong journal entries. So that is the reason he didn't score good enough marks. But even here you can see कि यहाँ पर एक amount भी उसकी जैसे ही सही हो जाती है. He has scored 0.5 marks. तो एक एक amount की कीमत है. आपको कुछ नहीं भी आता है, जितना याद आता है उतना लिख के आना. Don't miss out on even a half mark that you can get. एक चीज which I would like to highlight is कि हम लोगों ने classes में आदत हो जाती है EBE यूज करने की, SBB यूज करने की. तो he has very clearly highlighted the full forms of the shortcut that he has used, and I would suggest you to do the same. Moving on to question number 2A, which was for 10 marks, and as you can see, I've scored 6 marks out of 10. This was India's 109 का question. एंड इसमें आई वांटेड टू हाईलाइट यू वन थिंग. सी, इंडियाज 109 डेरिवेटिव रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. एज यू कैन सी इट हैज ही हैज गिवन मी 1.5 मार्क्स. आई थिंक और भी कुछ लिखने की उनकी एक्सपेक्टेशन थी, एंड दैट इज द रीजन द 0.5 मार्क हैज बीन डिडक्टेड, इज व्हाट आई बिलीव. बट क्यों छोड़ना है? कोई भी क्वेश्चन आओ, चाहे इट रिलेट्स टू एनीथिंग, चाहे आपको थोड़ा बहुत ही क्यों ना होता हो. नाउ एज यू कैन सी कि इसने सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट पेमेंट वाला पॉइंट लिखा है. इनसिग्निफिकेंट पेमेंट वाला पॉइंट मैंने भी लिखा है, बट देन आई हैव ऑल्सो रिटन कि इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट. सो बेसिकली डेरिवेटिव क्लासिफाई करने की कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एंड आई हैव मेंशन्ड मोर देन वन. इसको यहाँ पे एक लिखने की वजह से 0.5 मिला है. यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हैं, एंड आई स्कोर्ड 1.5. Other than that, I also wanted to highlight that I have clearly classified and I have clearly given a reason that if I am solving this with India's 109, there is a reason behind it. I am first proving that yes, it's a derivative, and then I am solving it according to the procedure that is being followed for derivatives. So the two things in this question that I wanted to highlight was, number one is, do not ever forget to write the definition. It holds marks. फिर चाहे वो derivative हो, financial asset हो, and या financial liability हो, and prove with linkage of the facts of the case and your definition कि वो derivative है. So definition plus case is equal to a derivative or financial asset or financial liability, जो भी है उसको लिखकर prove करो वो चीज, and then go ahead with solving it accordingly. सो वो किया. उसके बाद में और एक चीज जो है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज पे एंट्री नहीं बनती है तो हाईलाइट इट स्पेसिफिकली कि इस चीज पे एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर सो एंड सो रीजन की वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, तो उसको एंट्री की जरूरत नहीं है व्हाटसोएवर. मेरे कोई भी आंसर को कोई जज नहीं करेगा. मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे मार्क्स मिल चुके हैं, चाहे कोई आंसर सही हो चाहे कोई आंसर गलत हो. ओके, मूविंग अहेड. तो आई रोट, तो ये 3 एंट्रीज हम दोनों ने सेम लिखी, 50,000, 20,000, 30,000. नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट एंट्री जो मैंने मिस कर दी. नॉट नेसेसरीली मिस कर दी, पर मैंने शायद लिख कर कट कर दिया, या मैं गलत लिख रही थी, आई डोंट नो मुझे डाउट्स क्यों आ रहे थे. सो व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज कि दिस इज द सेटलमेंट एंट्री, एंड मैंने अपने फ्रेंड के इसमें चेक किया, ही रोट द सेटलमेंट एंट्री, ही हैज स्कोर्ड 8. सो आई थिंक दैट द सेटलमेंट एंट्री इटसेल्फ होल्ड्स 2 marks. सो डू नॉट गलती से भी फॉरगेट दैट. बहुत ध्यान से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या अमाउंट्स के साथ होगा, ये चीज पे ध्यान देना. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2B, जो इसने अटेम्प्ट नहीं किया है, बट आई शो इट थ्रू माय आंसर शीट. नाउ दिस इज क्वेश्चन जिसमें मैंने 4 out of 4 मार्क्स स्कोर किए हैं.
आई थिंक दिस वाज एन इनकम टैक्स का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट कर कर एलोकेट करना होता है अपने अकाउंटिंग इनकम को व्हाटसोएवर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक गिवन स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस तरीके से सॉल्व किया। आप मेरी सारी अमाउंट्स जो है वो उनके सजेस्टेड आंसर में मैच हो रही थी, एंड 4 आउट ऑफ 4 मुझे मिल गए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6A। एज यू कैन सी कि इसने ये क्वेश्चन को लिख कर कट किया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। प्लीज, आपको चाहे कुछ नहीं भी आता हो, आपको इंडियस का नंबर पता है, आपका एक्सप्लेन करते आता है, एटलीस्ट गिव द एग्जामिनर अ स्कोप टू गिव यू मार्क्स। लिख कर कट करना एंड देन नॉट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन डजंट मेक सेंस एट ऑल। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं आपको एटलीस्ट, ताकि आप कम से कम उसमें से 40 स्कोर कर सको। ठीक है, दिस वॉज इंडियाज 115 का रिवेन्यू वाले टॉपिक से उठकर आया हुआ क्वेश्चन। दिस वॉज अ थ्योरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पूछा हुआ था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और ऑटोमेशन यूज कर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो ऑटोमेशन को, समथिंग ऑन दैट लाइंस। तो फॉर्चुनेटली मैं ये पढ़कर गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इंडियाज 115 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा। ऐसा मुझे फील हो रहा था, आई डोंट नो, एंड दैट इज द रीजन मैंने उसके थ्योरी पे भी उतना ही वेट दिया था। एंड एज यू कैन सी आई हैव स्कोर्ड 3.5 आउट ऑफ, आई थिंक दिस वाज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। Obviously there were much more expectation by the institute, and that is the reason, as you can see, 1.5 mark cut hua hai mera. Let's wait for the suggested answer and then I'll get back to you कि इसमें और क्या लिखना होता है. This was all that I could remember, और इसीलिए मैं इतना अटेम्प्ट करके आ चुकी थी. इसके बाद में अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6B पे. क्वेश्चन नंबर 6B में आई हाईलाइट फ्रॉम हिज आंसर शीट कि कैसे इसने बहुत ब्यूटीफुली इंडिया 16 के बारे में एक्सप्लेन किया है, और इंडिया 16 का प्रोविजन क्या कहता है वो एक्सप्लेन किया है. अब अगर आप देखोगे तो मेरे पूरे पेपर में हर जगह पर मैंने इंडियस को रेफरेंस देकर एक्सप्लेन किया था. आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन में मैं कैसे मिस आउट हो गई. आई थिंक रीजन ये था कि शायद मुझे ये क्वेश्चन उतने अच्छे से आ नहीं रहा था, या क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर. पर प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सप्लेनेशन लिखो, डोंट मिस आउट ऑन द एक्सप्लेनेशन एट ऑल. ठीक है. एक और चीज जो हाईलाइट मुझे करनी है कि ओके, ही डिड गेट एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क्स, बट देन उसके बाद में ही रोट अ 3 पेजर आंसर, आई रोट अ 1 पेजर आंसर, आई गॉट 3 मार्क्स एंड ही गॉट 1.5 मार्क्स. तो दिस प्रूव्स, या विद दिस आई वांट टू हाईलाइट यू ऑल कि आप कितना लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. जो आप लिख रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, और वो आपके एग्जामिनर के हाथ में जो सजेस्टेड आंसर है उसके साथ मैच होना चाहिए. मेरी ये अमाउंट्स मैच हो रही थी, ये अमाउंट्स मैच हो रही थी, ये अमाउंट्स मैच हो रही थी, दैट इज द ओनली रीजन मुझे ये मार्क्स मिले हैं. सो 1, 2 एंड 3, दैट इज इट. ठीक है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6C वाज अ थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें आपको आई थिंक इंडियाज 8 से उठ के आया हुआ क्वेश्चन है. यस, इंडियाज 8 का क्वेश्चन है. आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट है, या प्रायर पीरियड आइटम है, या ऐसे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए थे जिसके बेसिस पे आपको जज करना था कि वो किस क्राइटेरिया में फॉल करता है. तो अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले इंडियाज 8 का रेफरेंस दिया, जो मैं ऊपर के क्वेश्चन में देना मिस कर चुकी थी. यहाँ पे इसने वो रेफरेंस नहीं दिया है, बट नेवरदलेस, एज यू कैन सी देयर आर टू अप्रोचेस टू आंसर. इसने डायरेक्टली लिखा है कि कौन सी चीज क्या है, एंड आई टुक द एफर्ट्स टू राइट की फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कैसे वो अलाइन होते हैं वो इंडियस के प्रोविजंस के हिसाब से. एंड देन आई डिसाइडेड टू गो अहेड एंड गिव दिस एज अ डिक्लेरेशन ऑफ दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, या whatever. What he did is he directly wrote it's an accounting estimate, it's a prior period error whatsoever. मैंने हर जगह पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. देन आई रियलाइज कि वो 5 मार्क का ही क्वेश्चन है, एंड आई एम फॉलोइंग बिहाइंड ऑन टाइम. तो मैंने फटाफट अकॉर्डिंगली सेम तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि क्या क्या चीज़ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था कि इसमें और क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, एंड इसीलिए मैंने ये अप्रोच फॉलो किया. पर अगर आप देखोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 सब पॉइंट्स है. 1 मार्क का अगर आप कहीं पे एक्सप्लेनेशन दे देते हो या कोई प्रूव कर देते हो कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ऐसा होगा तो प्रायर पीरियड है, बस एक जगह पे ये लिख दो, एंड देन यू कैन जस्ट राइट प्लेन कि वो प्रायर पीरियड एरर है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है. यहाँ अगर आप देखोगे कि ये जो हाईलाइट किए मैंने वर्ड्स है ना, ये हाईलाइटेड वर्ड पे आपको मार्क मिल रहा है, दैट इज इट. सो बेसिकली योर कंक्लूजन इज ऑल दैट मैटर्स इन दिस क्वेश्चन. इसके 2 सही है, इसको 2 मार्क मिल गए, इसके 2 गलत है, इसको मार्क्स नहीं मिले. Also, the one thing that I wanted to highlight is कि look at how he has underlined, how he has underlined the main word, ताकि आपका जो examiner है वो बस ये 2 वर्ड देख ले और आगे बढ़ जाए. आगे पीछे आपने चाहे कुछ भी लिखा हो, doesn't even matter. Moving ahead to question number 3A. Question number 3A, as you can see, was a question of 8 marks. 8 मार्क का क्वेश्चन है, and I have scored only 2 marks out of it. I'll show you why. पहली चीज, मैंने यहाँ सोचा होगा शायद मैं बाद में लिखूंगी, and I forgot to write. मैंने
बिल्डिंग एक्स का कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो आई फॉरगॉट हियर ऑल्सो एंड आई फॉरगॉट टू कंटिन्यू अहेड। तो ध्यान देना हर चीज पे, छोटी छोटी चीज पे। हालांकि द एक्सप्लेनेशन आई रोट वाज ह्यूज बट इट डिड नॉट फेच मी एनी मार्क्स। इसने भी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा लिखा है, इसने गिवन केस, फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिखे हैं, बट देन द मार्क्स दैट हैव बीन अलॉटेड आप देखोगे तो वो कैलकुलेशन पे है कि 31 मार्च पे क्या वैल्यू बन रही है बिल्डिंग एक्स की और बिल्डिंग वाई की, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में उसने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट किया हुआ है। सो इंडियस 40 का ये क्वेश्चन था जिसके आप नोट्स ऑफ द अकाउंट्स बनाओगे। इंडियस 40 अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर लिखा था कि आपको नोट्स में क्लियरली अपनी फेयर वैल्यू भी मेंशन करनी होगी। अगर आपने फेयर वैल्यूएशन बेसिस पे करवाया है तो आपने किस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाया है वो, और इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं, एंड देन क्या अजम्पशंस लिए गए हैं, क्या मेथड है, ये सारी चीजें आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करनी होती है। इसने यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट बहुत बड़ा लिखा है जिसके अंदर उसने इंडियस 40 का रेफरेंस दिया है, जिसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, एंड बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। आई थिंक दैट इज नॉट पर्टिकुलरली नीडेड, क्योंकि मुझे भी यहाँ 1.5 मिला है विथ ओनली दीज मेनी नोट्स ऑफ अकाउंट्स, एंड उसको भी यहीं पे 1.5 मिला है जहाँ पे उसने अजम्पशंस, मेथड्स एटसेट्रा मेंशन करी है। सो जितनी जरूरत है उतनी लिखो, जो आपके फिगर्स है वो उनके साथ मैच होने चाहिए, इज दी ओनली मोटो। Moving on to question number 3B. Now, one thing that I want to highlight also is कि if you can see मैंने अपना question number 3 सबसे last में लिखा है, and मुझे question number 3 में out of the entire 14 marks I have scored only 3 marks in total. तो इट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन कि मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा कहाँ कटे हैं। सो 8 मार्क का 3A था एंड 6 मार्क्स का 3B था, उसमें से आई हैव स्कोर्ड 2 इन 3A एंड 1 मार्क ओनली इन 3B। एंड इफ यू सी दैट आई हैव केप्ट माय क्वेश्चन नंबर 3 एज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जिस पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज तो एलिमिनेट कर दी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, बट अब जो मुझे क्वेश्चंस करने हैं उसमें से भी मुझे कौन सा सबसे गंदा लगता है या कौन सा बिल्कुल नहीं आता है मुझे, दैट वाज द क्वेश्चन जो मैं लास्ट में रखना चूज करी, ताकि मेरे एग्जामिनर के दिमाग में ऑलरेडी वो इम्प्रेशन ना बन जाए कि यार इसको कुछ नहीं आता, एंड देन जो चीजें मुझे आती भी है उस पर भी कहीं ना कहीं मार्क्स में कटौती होने लगे। जनरली ये नहीं होता है, बट टू सेट द टोन ऑफ द एग्जामिनर, these are the few psychological things that you need to play. तो बेसिकली विच एवर इज योर बेस्ट शॉट, बेस्ट क्वेश्चन जो भी होगा उसको पहले रखो। इट इज नॉट नेसेसरीली, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एनीथिंग कैन आगे पीछे भी कर सकते हो आप, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपके जो एटलीस्ट सब क्वेश्चन है वो एक सिंक में हो, यानी ABC हो, या एक साथ एक क्वेश्चन पूरा जो कर रहे हो आप वो साथ में सॉल्व कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर, अगर जस्ट इन केस वो नहीं भी होता है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई हैव सीन इन पेपर्स की इट टेक्निकली डिपेंड्स एग्जामिनर टू एग्जामिनर कि वो मार्क्स देते हैं नहीं देते हैं, बिकॉज इफ इट्स इजी टू फाइंड इट्स एब्सोल्युटली इन योर फेवर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3B, एज यू कैन सी मुझे पूरे पूरे 6 में से सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क मिला है, वो भी एक छोटू सी जर्नल एंट्री का, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। लेट्स मूव ऑन टू हिज पेपर एंड सी कि 3B में एग्जैक्टली क्या था। सो आई थिंक दिस इज इंडियस 12 का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको टैक्स बुक्स दी है, अकाउंटिंग बुक्स दी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी या डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, ये चीज बतानी थी। I know it seems like a basic question, but when you are in the examination, sitting in the examination hall, and आपका जब ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा होता है, and आपके ऊपर टाइम प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, तो इजी क्वेश्चंस में भी गलतियां हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं प्लीज उनको पहले सॉल्व करके खत्म कर दो, ताकि इवन इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन योर मार्क्स, यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज क्वेश्चंस जो ऐसे भी आपको शायद ज्यादा मार्क्स नहीं दिलाते, बिकॉज यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, आपको शायद नहीं आता था वो। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट। So that was all about that, and this is the proof that yes, I have scored 30 out of 30 in my FR MCQs, and that makes the total of 30 plus 45, taking it to 75 in CA Final Financial Reporting paper. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। मैंने 45 मार्क्स एंड 27 मार्क्स का कंपैरिजन करके शायद आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि क्या करने पे मार्क्स मिलते हैं और क्या करने पे मार्क्स कटते हैं, और कौन सी चीज़ों से आपका पेपर बेटर बन के आ सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ एट ऑल यू वांट मी टू कम अप विद पेपर रिव्यूज ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कौन सी चीज़ें आपके पेपर में ब्राउनी पॉइंट्स ऐड करेगी। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।